बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आसिफ जरदारी संगीन इल्ज़ामात की जद में आ गए हैं। वो इल्ज़ामात कत्ल के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, बदतरीन करप्शन के हैं, अकरबा परवरी के हैं। और न सिर्फ आसिफ जरदारी बल्कि सिंध हुकूमत भी संगीन इल्ज़ामात की जद में है और तबाहकुन इल्ज़ामात। ये इल्ज़ामात क्या हैं, इन पर भी बात करेंगे और बात करेंगे पीटीआई पर कि उन्होंने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि जिसने इस्टेब्लिशमेंट को चकरा दिया है। न सिर्फ ये बल्कि हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के एक उस मौक़िफ़ की या उन मामलात की जो इल्ज़ामात वो मुसलसल नवाज शरीफ पर लगा रहे हैं या आयद कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कमर जमान कायरा के उस स्टेटमेंट की कि जो कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह चुके हैं। तो नाज़रीन, इब्तिदा करते हैं हम मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी से। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जारहाना पॉलिसी अख्तियार कर रखी है। वो जारहाना पॉलिसी है PMLN के खिलाफ। वो जारहाना पॉलिसी है उस क़यादत के खिलाफ जो मुसलसल 88 से लेकर इस वक्त तक बरसर इक़्तिदार रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो या फिर PMLN हो या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हो या कोई भी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मतलब मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, ताहम पिछले 2 रोज में बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ क्या रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। रायबंद का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे, लेकिन अगर देते भी है, एक बार फिर उन्हीं से लड़ना है जो उनको हुकूमत दिलवाता है, उनसे पंगा लेगा। नुकसान आपका होगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैं चैलेंज करता हूं, एक दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा। जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी जाती मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। नाज़रीन, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये इल्ज़ामात सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी के नहीं हैं, ये मामलात या ये सवालात बिलावल भुट्टो जरदारी के नहीं हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने नवाज शरीफ पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए हैं कि जिनको सुनकर यकीनन जो है वो रोंगटे तो खड़े नहीं होते, अलबत्ता दिमाग सोचने पर जरूर मजबूर हो जाता है। अब वो इल्ज़ामात क्या हैं, कमर जमान कायरा ने क्या कहा है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। हमारी कोई सीट एडजस्टमेंट किसी जमात के साथ अभी तक, और ये मुस्लिम लीग का है जिसका क्लेम है कि वो बहुत ताकतवर है, वो बड़ी तगड़ी है, वो वजीर आजम है, वो फलान है, लेकिन वो काफ लीग से भी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो IPP से भी कर रहे हैं, वो फलां से भी कर रहे हैं। तो ये काफ लीग और IPP, MQM और पगाड़ा लीग, इनसे एडजस्टमेंट कैसे होती है, कौन कराता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि मियां साहब को फेवर की जा रही है। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी और कमर जमान कायरा की जारहाना स्टेटमेंट्स, बिलावल भुट्टो जरदारी का जारहाना रवैया और जारहाना रविश और PMLN और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात, नवाज शरीफ पर सिलेक्शन के इल्ज़ामात और इंतखाबात के हवाले से या फिर इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से जो सवालात उठाए गए हैं वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बहुत महंगे पड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है, यानी PTI के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का रहनुमा साबिक सदर आसिफ जरदारी और सिंध गवर्नमेंट। नाज़रीन, इस बार जो एक तबाहकुन इंटरव्यू नशर हुआ है वो किसी PTI के रहनुमा का नहीं हुआ है, बल्कि साबिक जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, बदनाम ज़माना इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मलिक अपना राव अनवार जिसने बहरिया टाउन के हवाले से अहम किरदार अदा किया, जिसने न सिर्फ मजलूमों पर, न सिर्फ गरीबों पर, न सिर्फ बेसहारा लोगों पर उनके घर छीने, उनकी छतें छीनी, उनके आंगन छीने, उनकी खुशियां छीनी, बल्कि उन पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज किए। और फिर उसी राव अनवार को आसिफ जरदारी साहब अपना बच्चा कहते रहे, और फिर आज उन्हीं का बच्चा
बिलाखिर बोल पड़ा। राव अनवर ने आसिफ जरदारी पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। वो इल्ज़ाम हैं संगीन जुर्म, जो मुख्तलिफ जुर्म हैं उनके, कत्ल के, करप्शन के, मलिक रियाज को 1300 अरब रुपए से नवाजने के और 700 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, और इल्ज़ाम आयद किए हैं शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से। ताहम मीर मुर्तज़ा भुट्टो वाला जो पोर्शन है मेरे ख्याल में वो तो नेक्स्ट में आएगा और उनका इल्ज़ाम भी इन्हीं पर आना है। तो राव अनवर ने इस हवाले से क्या कहा है, तफसीली इंटरव्यू समा पे नशर हुआ और क्या कहा ये कहने से मजा नहीं आएगा। अब जरा राव अनवर को खुद सुन लें। 95 में जो ऑपरेशन हुआ 4 में 5 में जब ज़्यादा किलिंग हुई तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी और अब्दुल्ला शाह सिंध के वजीर आला थे। उन्होंने बिल्कुल कहा कि ये क्राइम ख़त्म होना चाहिए, ये टारगेट किलिंग और टारगेट किलर जो भी हैं ये उस ट्रैक से हट गए, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पैसे की सियासत है, जितना पैसा है कमाओ, सिस्टम बनाओ, लैंड ग्रेबिंग, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करो, रिकॉर्ड को तबाह बर्बाद कर दो, जला दो, मुख्तियार कार अपने लगा दो। ये ऑपरेशन भी इनके गले इसलिए पड़ा जिसमें ये खुद भी है ना पकड़े गए, इनके लोग जैसे डॉक्टर आसिम पकड़े गए। अब सारा काम पुलिस के थ्रू किया गया, ये सिस्टम पूरा बनाया गया पुलिस के जरिए। उनके प्लॉटों पे कब्जे करते हैं, उसमें एंटी इंक्रोचमेंट की पुलिस बैठती है, थाने की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, रिकॉर्ड चेंज होते हैं, सारी चीज होती है। सारा काम ही ये हुआ। तकरीबन 5 साल में 700 बिलियन रुपीस की, 5 सालों में अगर आपने कहा ले गए मुल्क से बाहर, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये 5 साल की फिगर बता रहा हूँ। 700 अरब यानी 7 खरब रुपया यही ले गई ना, सिंध गवर्नमेंट लेके गए, इनके सारे लोग लेके गए, इनकी सबकी है ना जो है कनाडा, टर्की, दुबई, लंदन, अमेरिका। अब इन्होंने चाइना में भी कुछ शुरू कर दिया कि यहाँ तो लोग ज्यादा चेकिंग करते हैं, उधर नहीं करेंगे। सऊदी अरब में मदीने में बिल्डिंगें बना ली, किराए पे दे देंगे। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में 19 में तो ये पकड़े गए, JIT हुई जिसमें बताया गया कि ये इतने पैसे ले गए हैं कि जाली अकाउंट बना के ले गए। कोई फलूदे वाले के नाम पे था, कोई किसी के नाम, जाली अकाउंट से बिलावल हाउस के केक की खानों की पेमेंट हुई जिसमें जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। तो शायद मैं नहीं समझता कि उज़ैर बलोच जो है वो उनके पास गया हो, रहमान डकैत मारा है। हाँ अलबत्ता इनको रहमान डकैत ज्यादा जानता था क्योंकि ये खुद जेल में रहे, तो वहाँ जितने क्रिमिनल थे उनसे इनकी दोस्ती थी, रहमान डकैत वगैरह। और हाँ रहमान डकैत से तो उनकी दोस्ती थी। मैं आपको एक सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चीज बताऊं कि इनके पास एक लड़का था, मुश्ताक नाम था उसका। मुश्ताक सारे काम किया करता था। इनका अयान अली को एयरपोर्ट वही छोड़कर आया जब $5 लाख पकड़े गए। उस मुश्ताक के अकाउंट में डेरिया टाउन से 8 बिलियन रुपीस डाले गए। जैन मलिक उसके अकाउंट में, तो उसको दुबई था, दुबई से लंदन भिगा दिया। जैसे खालिद शहनशाह था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गोली मार थाना है हमारे यहाँ गुलबार, जो पिंडी में बीबी साहिबा के पीछे खड़ा हुआ था। हाँ जो खड़ा हुआ था और नीचे बैठ गया था और वो था, बाद में उसका मर्डर हो गया। इतना बिलाल शेख था, तो हुमेरा अंजुम का जो था वो इससे बिलाल शेख ने उसको गोली मारी थी। चोरी के इनके खिलाफ बेताशा केस है कि ये बंद हुए हैं डकैती में। मैंने खुद है ना उसको खालिद शहनशाह को हथकड़ियों में अरेस्ट देखा है। ये जरदारी साहब ने सारे आदमी सेलेक्ट किए थे। बेनज़ीर भुट्टो का इतनी बड़ी लीडर का खून इन्होंने ज़ाया किया। उन लोगों को, सिंध के बेचारे गरीब लोग हैं, उनको कोई अभी लीडरशिप मिल नहीं रही है। मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चे आ नहीं रहे हैं, फातिमा भुट्टो आ नहीं रही है, जुल्फ़िकार जूनियर आ नहीं रहा है। जिस दिन वो खड़े हो गए, मैं आज आपको बताता हूँ, सिंध में अगर है ना इनकी एक सीट भी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। निसार मुराई एक थे जिनकी JIT हुई थे, वो JIT में उसने इनके 3 मर्डर बताए। एक आलम बलोच का, दूसरा जस्टिस निज़ाम सज्जाद स्टील टाउन वाले का, और एक कोई लाहौर के वो थे जस्टिस थे। तो उन पे फायरिंग उनके कराई गई जिसमें उनका बेटा शायद जख्मी हुआ था और एक आदमी उनका कोई मौत हो गया था। मुझे लगाया गया था कि मैं इनके फेवर कर दूं। मुझे IG सिंह ने कहा जो आपको होम मिनिस्टर सुहेल सियाल कहता है आप वो करें। उनमें इनकी सिस्टर का भी है कि फिशरी से वो महीने का कितने पैसे लेती थी, क्योंकि वो निसार मुराई DG फिशरी था। फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि आप है ना जो है
अपने हाथ से मैं आपको वो दे देता हूँ, उसकी हैंड राइटिंग है, आज भी मेरे पास है। उसने कहा ये सब काटे हैं, अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है। वो आज भी एक्सपर्ट को दे अगर उसकी हैंड राइटिंग ना निकल आए। ओरिजिनल JIT मेरे पास है, जो दूसरी है जो 18 पेजेस पे थी वो अलग है। टोटल बहरिया टाउन मेरे एरिया में था। उन्होंने 1300 अरब रुपए की जो है उसमें JIT में है, उस JIT को आप देखें पढ़ें, उसमें 1300 बिलियन रुपीस का फायदा दिया गया, सिर्फ सस्ती दी गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कयास को फायदा दिया गया 1330 बिलियन का। 1300 बिलियन रुपीस सस्ती मिली, वो इन्होंने ही, जरदारी साहब की गवर्नमेंट तो इनकी थी ना। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। अब तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। राव अनवर के ये इल्जामात वो इल्जामात हैं जिनकी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और जो JITs बनी और उन JITs में जो इल्जामात आयद किए गए या जो चीज़ें सामने आई, चाहे वो ज़ेर बलोच की हो, चाहे वो निसार मोराई की हो, चाहे वो कराची में टारगेट किलिंग के हवाले से हो, या जिस हवाले से भी जो भी JITs बनी, और उन JITs को फाइलों में बंद करके जिस तरह बंद करके रख दिया गया, उनको रिविजिट किया जाए, उनका एक असरनो जायजा लिया जाए और उसके बाद इस हवाले से कार्रवाई की जाए। अगर तो राव अनवर झूठ बोल रहे हैं तो फिर राव अनवर के खिलाफ संगीन कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर नहीं तो फिर इसमें जो भी मुलविस हैं मनी लॉन्ड्रिंग में या इन मामलात में, उनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो PTI ने ऐसी हिकमत अमली बनाई है कि जिसने एस्टेब्लिशमेंट को चकरा के रख दिया है। एस्टेब्लिशमेंट को तलाश है उन जो है वो रहनुमाओं की, PTI के उन उम्मीदवारों की जो आइंदा आम इंतखाबात में PTI के टिकट होल्डर्स होंगे, यानी PTI जिनको अपने टिकट्स देगी। अब वो कौन है, कहाँ है, किस तरह के हैं, उनका एड्रेस, कोई फोन, कोई पता क्या है। नाज़रीन, ये सब राज में रखा गया है, ये सब सीग़े राज में रखा गया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी अराकीन असेंबली को कोई लापता ना कर सके, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज ना हो सके, और ये तब तक नाम सीग़े राज में रहेंगे जब तक वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाते, और जमा करवाने के बाद उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होते, क्योंकि कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद ही अब पार्टी टिकट शो करना पड़ता है। तो देखते हैं कि आया अब जो नेक्स्ट होगा, क्या वो जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे क्या उन पर शामत आएगी, या फिर उन लोगों को बिलाखिर ढूंढ लिया जाएगा, क्या PTI के अंदर से मुखबरी होगी, जो भी होगा बहरहाल बहुत अहम होगा। और ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई है, ज़ाहिर है जहाँ शहद होता है वहाँ मक्खी होती है। तो इस हवाले से देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को कैसे खोज निकालती है। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।